श्रवण जी, इसमें ये जो गवर्नेंस का इंडेक्स है, उसमें और भी फैक्टर हैं। मतलब ये आर्थिक, इसका असर पड़ेगा, पूंजी निवेश पर फर्क पड़ेगा, विदेशी मुद्रा पर फर्क पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक स्थिरता और हिंसा का ना होना, सरकार की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट, कानून का राज, ये जो फैक्टर हैं वो दुनिया देख रही है, वर्ल्ड बैंक देख रहा है। बहुत सारे जो जिनके इंडेक्स की चर्चा की गई, इंडाइसेस की चर्चा की गई, वो सब इसमें शामिल है। क्या इन पर सरकार का ध्यान है कि केवल एक आर्थिक मोर्चे पर असर पड़ सकता है, वही उसकी चिंता का विषय है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। मैं अलग तरीके से देख रहा हूँ। संतोष जी ने जो कहा वो अपनी जगह है कि क्रेडिट वर्दीनेस का क्या फर्क पड़ेगा, उसमें रेटिंग का क्या फर्क पड़ेगा, जो बारोइंग है कारपोरेट की उस पर क्या फर्क पड़ेगा, और कारपोरेट को बारोइंग की जरूरत पड़ेगी भी कि नहीं पड़ेगी, इसका भी एक अलग मसला है। मैं इसके जो आपने कहा, एक शब्द का इस्तेमाल किया, इकोनॉमिक डिजास्टर का। मैं इकोनॉमिक डिजास्टर के बजाय मैं इमोशनल डिजास्टर की तरफ देख रहा हूं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इंटरनल हैं, आंतरिक हैं, और उसके इम्प्लीकेशंस एक्सटर्नल हैं। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस इंटरनल हैं और इम्पैक्ट एक्सटर्नल है, ये हो रहा है। तो मुद्दा ये है कि जो 6 पैरामीटर्स हैं उसमें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एब्सेंस ऑफ वायलेंस का एक मामला आपने बताया, रूल ऑफ लॉ का जो आपने बताया, ये सबसे ज्यादा, और जो उसमें ये भी है कि हम डेमोक्रेसी के तौर पर इस समय कहाँ हैं। अब आप क्या सोचते हैं और सरकार क्या सोचती है, ये पूरा का पूरा मामला है। मतलब गवर्नेंस को लेकर विदेश में, दुनिया में क्या सोच रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कोविड के डाटा को लेकर 57 लाख लोग मरे। अब ये आप इसको, जो WHO कह रहा है, और अभी WHO की कोई के कार्यक्रम में उन्होंने, मोदी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसको WHO को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। उन्होंने WHO के जो आंकड़े हैं कोविड से इंडिया में डेथ के, 10 टाइम्स हैं, जो 10 टाइम्स से ज्यादा हैं या 10 टाइम्स हैं, उसको लेकर हमारा क्या नजरिया है। तो ये पूरा का पूरा मामला है कि सरकार गवर्नेंस किसको मानती है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये गवर्नेंस का पूरा मामला हमारे इलाके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से जुड़ा हुआ है, कि हम जियोपॉलिटिकली अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में मोदी जी इतना स्ट्रांग कर लें कि जो बाकी उसकी कमियां हैं उसको दुनिया के देश नजरअंदाज करें। जैसे मान लीजिए कि अभी विदेश में गए जयशंकर, तो उनसे कहा, हमारे यहाँ के ह्यूमन राइट्स का मामला उठाया गया, रिलीजियस फ्रीडम का मामला उठाया गया। तो पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 7-8 सालों में मोदी जी के आने के बाद कि जयशंकर ने पलटकर कहा कि हाँ, हमारी भी नजर है अमेरिका में जो रेशियल वायलेंस हो रहा है या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। मतलब अब आप इस लेवल पर उतर आए हैं कि अगर हमने 1,000 रुपए की चोरी की है तो हमें भी पता है कि आपने 1 रुपया सड़क पे से उठाया था। ये जो दिक्कत है, मतलब मैं अपन 2022 में बैठे हैं और 2020 में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत कहते हैं कि देयर इज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री विच इज डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट। पब्लिकली उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने सफाई दी। तो आप डेमोक्रेसी का मुद्दा आपने कहा कि बहुत ज्यादा है, और चीन से अगर हमको मुकाबला करना है डेवलपमेंट के मामले में, तो हमारे यहाँ चीन के बराबर की ही डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये उनका प्रकारांतर से कहना था। हालांकि उन्होंने बाद में लिपापोती करने की कोशिश की। तो सवाल यह है कि अगर मोदी जी हिंदुस्तान को गुजरात मानकर चला रहे हैं, और पूरी की पूरी जो थॉट प्रोसेस है वो उनकी ये है कि जो देश है वो भी एक प्रदेश है, और वो प्रदेश गुजरात है, तो फिर पूरा मामला
जो वो कहते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम, ये तो खैर एक मैंने इमोशनल मुद्दे की बात कही। आकार पटेल की किताब आई है प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, उसमें उन्होंने गवर्नेंस को लेकर कुछ एक चैप्टर में जो गवर्नेंस के फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको उस पर चर्चा की कि जैसे स्मार्ट सिटीज गवर्नेंस का एक मामला है। इंदौर सबसे बड़ा शहर है, इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने का है। आज की तारीख में इंदौर के बुरे हाल हैं स्मार्ट सिटी के मामले में, इतने सालों के बाद भी, मतलब अभी कई साल लग जाएंगे उसको स्मार्ट सिटी बनने में और पैसा खत्म हो गया है। स्वच्छ भारत, पिछले 4 साल से 5 साल से इंदौर नंबर 1 आ रहा है। आप बताइए कि एक शहर पूरे देश में 140 करोड़ के देश में लगातार नंबर 1 कैसे हो सकता है? मतलब मेरे लिए तो गर्व की बात है। तो क्या दूसरे शहरों में स्वच्छ भारत को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है? वैसे ही आकार ने इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की है, वैसे ही फेडरलिज्म की बात की है। तो दिक्कत यह है कि सरकार, आपने जो पूछा है उसमें मेरा सबमिशन यह है कि सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है और सरकार इसको नहीं एड्रेस करना चाहती है। क्योंकि सरकार अगर एड्रेस करना चाहेगी तो उसको डेमोक्रेसी के मामले में भी, आपको दुनिया के देश तो डेमोक्रेटिक कंट्री मानते ही नहीं है, आपको मतलब पार्शियली डेमोक्रेटिक मानने लगे हैं। मतलब जो टॉप 25 कंट्रीज हैं उनमें आपको कहाँ रख रहे हैं? तो अगर आपको चिंता नहीं है कि जो फ्रीडम हाउस है वो आपको कहाँ रख रहा है, मीडिया फ्रीडम के मामले में आप कितना नीचे गिर रहे हैं उसमें आपको चिंता नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सरकार, मुस्लिमों का मामला है, मान लीजिए आप 20 करोड़ मुसलमानों को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं इस देश में, और एक राज्य को, जम्मू कश्मीर को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो क्या ये गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है क्या? तो आप गवर्नेंस को अगर टोटल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, वाइडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो इश्यूज हैं जो हम गिना रहे हैं, क्रेडिट वर्दीनेस के और रेटिंग्स के, दुनिया की डिफरेंट इंडाइसेस पर हम किस तरह से जा रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक किस तरह से हमको, एक वर्ल्ड बैंक इंडेक्स में हम कहाँ खड़े होने वाले हैं, हमारी सरकार उसकी चिंता नहीं करती है और मोदी जी बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि उसके लिए नेता को डेमोक्रेटिक होना जरूरी है, नेता का डेमोक्रेटिक होना जरूरी है और डेमोक्रेसी में यकीन होना जरूरी है। तो इस सरकार का डेमोक्रेसी में ही यकीन नहीं है। वो सरकार देश को जिस तरफ ले जा रही है वो डेमोक्रेसी तो नहीं है निश्चित रूप से, और हम लोगों की स्वीकृति से ही ऐसा हो रहा है, चाहे दुनिया के देशों की उसमें स्वीकृति नहीं हो। हम लोग बहस जरूर कर रहे हैं, पर हो सकता है 2024 में मोदी जी उतनी ही ताकत से फिर से सत्ता में आ जाएं और ये गवर्नेंस का जो पूरा मुद्दा है हमेशा के लिए गायब कर दिया जाए। जी, लेकिन